आज लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। अपने अभिभाषण में उन्होंने अगले 5 साल के लिए नई सरकार का रोड मैप बताया। उन्होंने कहा कि सिर्फ यही सरकार लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर सकती है। ग्रोथ की निरंतरता हमारी गारंटी है और आने वाले बजट में ऐतिहासिक कदम दिखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बजट में सरकार का फोकस रिफॉर्म पर होगा और बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक फैसले लिए जाएंगे। आगामी सत्रों में मेरी सरकार अपने इस कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। ये बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और फ्यूचरिस्टिक विजन का एक प्रभावी दस्तावेज होगा। इस बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक निर्णयों के साथ ही अनेक ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे। भारत के तेज विकास की जन आकांक्षाओं का पूरा करने के लिए रिफॉर्म्स की गति अब और तेज की जाएगी। मेरी सरकार अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभों मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और एग्रीकल्चर को बराबर महत्व दे रही है। चाहे सेमीकंडक्टर हो या सोलर हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हो, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन हो या बैटरीज हो, चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो या फाइटर जेट्स हो, भारत इन सब सेक्टर्स में अपना विस्तार कर रहा है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण की बड़ी बातें क्या कुछ रही, ये जानने के लिए सीधा जुड़ते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे राष्ट्रपति ने अपने भाषण में क्या बड़ी बातें कही हैं और इससे आगे के लिए क्या संकेत निकाले जाएं? देखिए, राष्ट्रपति ने जो बातें कही उससे दो तरीके का रोड मैप निकल कर आता है। एक, जो अगले महीने बजट पेश होने वाला है उसमें सरकार क्या कुछ बड़े कदम उठाने वाली है, और दूसरा, बजट के अलग हटकर भी सरकार का फोकस किस में रहने वाला है। तो सबसे पहले बात बजट की करें तो उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार के बजट में सरकार आर्थिक रूप से भी फैसले उठाएगी, सामाजिक तौर पर भी फैसले उठाएगी और ऐतिहासिक फैसले उठाएगी, जो इस बात के साफ संकेत है कि इस बार का बजट काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। भले ही ये चुनाव के बाद का बजट हो, लेकिन सरकार यहां पे बड़े फैसले लेगी। और रिफॉर्म के फैसले की बात जब की गई तो उन्होंने एक तरह से इशारा भी किया कि ये रिफॉर्म सोशल सेक्टर में होगा, डिफेंस सेक्टर में होगा, और एक और महत्वपूर्ण बात कि रोजगार पर उन्होंने खास तौर से फोकस दिया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर पर ज्यादा जोर रहने वाला है। तो ये बजट के लिए एक संकेत यहां से मिलकर आ रहा है। ये दो चीजें और इन्होंने खास कही, जो कह सकते हैं कि ऐलान भी कर दिया, वो ये था कि आयुष्मान भारत, जिसके तहत मुफ्त इलाज की सुविधा है 5 लाख रुपए तक की, उसमें 70 साल तक की उम्र के सभी बुजुर्गों को इसके दायरे में लाया जाएगा। ये ऐलान है, अभी तक इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। शायद इसका फैसला आपको बजट के बाद लिया जाए, बजट में इसको घोषणा की जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, पीएम स्वनिधि योजना, जिसके तहत रेहड़ी पट्टी वालों को लोन दिया जाता है, उसका दायरा बढ़ाया जाएगा। छोटे मझोले शहरों में, गांव में भी ऐसे रेहड़ी पट्टी वालों को लोन दिया जाएगा। इसका भी ऐलान यहां पे करते हुए एक तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिखी। लेकिन अब यहां से जो संकेत निकल कर आ रहे हैं वो ये है कि चुनाव में अपेक्षा के अनुरूप वोट नहीं मिलने के बावजूद सरकार अपने रिफॉर्म एजेंडे से पीछे नहीं हटेगी, ये उन्होंने साफ कर दिया है। तो आने वाले दिनों में सरकार की कोशिश होगी कि कहीं से ये ना दिखे उन कदमों में कि सरकार अपने पिछले के रिफॉर्म एजेंडे या फिर पिछले की रफ्तार से कहीं पीछे हट रही है। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा संकेत है। और साथ ही साथ सबसे विवादास्पद मुद्दा, जिस पर आमतौर पर राष्ट्रपति बचती हैं, अपने भाषण में ये बात नहीं कहती है, लेकिन उन्होंने यहां भी ये बात कह दिया, वो ये कि नीट परीक्षा में जो धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है, उसके दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। यही वजह, जब उन्होंने ये बात कही तो संसद में कुछ हंगामा भी होने लगा, लेकिन उन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि सरकार इसमें काफी सख्ती से पेश आएगी। तो एक मौजूदा बजट को लेकर आगे का संकेत राष्ट्रपति के भाषण से साफ निकल कर आ रहा है। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से लक्ष्मण जी जिक्र कर रहे थे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में पेपर लीक का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है।
राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद में सेंगोल को लेकर सियासी जंग छिड़ गई। समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने सेंगोल को संसद से हटाने और वहां संविधान रखने की मांग की है। उन्होंने सेंगोल पर सवाल उठाते हुए कहा कि सेंगोल का मतलब है राजा का डंडा और देश राजा के डंडे से चलेगा या फिर संविधान से। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है जिसका माने हुआ राजदंड। राजदंड का माने होता है राजा का डंडा या राजक छड़ी। पहले जमाने में जब देश आज़ाद नहीं था या लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू नहीं थी तो यहाँ देश में 555 राजे रजवाड़े थे। अपने हिसाब से राजपाट करते थे, अपने हिसाब से न्याय करते थे। उस जमाने में सेंगोल रहा होगा न्याय का सिंबल, लेकिन आज तो लोकतंत्र है जी, और लोकतंत्र के मंदिर में सेंगोल रखा जाए ये ठीक बात नहीं है। मैंने कहा कि सेंगोल प्रतीक है राजदंड का और संविधान प्रतीक है लोकतंत्र का। तो अगर रखना ही है तो सेंगोल हटा के संसद भवन से वहां संविधान की एक मोटी प्रति रख देना चाहिए। तो सेंगोल को लेकर अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब पहली बार सेंगोल लगा था तो प्रधानमंत्री ने इसे प्रणाम किया था, लेकिन इस बार शपथ के दौरान प्रणाम करना भूल गए। मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था। इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए। उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है। मैंने क्या कहा जब प्रधानमंत्री जी ही प्रणाम करना भूल गए तो इसका मतलब उनकी भी इच्छा कुछ और होगी। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद की मांग को आरजेडी ने सही ठहराया है। मीसा भारती ने सेंगोल को संसद से हटाने की मांग की है। ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, और वहाँ पे अब राजतंत्र तो रहा नहीं, तो अगर सेंगोल को लगाना ही चाहिए तो उसको म्यूजियम में रखना चाहिए जहाँ की देश के सभी लोग जाएं और वहाँ पे उसका दर्शन भी करें। राजतंत्र रहा नहीं और वो राजतंत्र का प्रतीक है, इसलिए उसको हटाना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सेंगोल को संसद से हटाने की मांग पर बीजेपी ने करारा हमला बोला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि समाजवादी पार्टी के मन में भारतीय इतिहास और संस्कृति के प्रति कोई सम्मान नहीं है। सेंगोल पर उनके शीर्ष नेताओं की टिप्पणियां निंदनीय हैं और उनकी अज्ञानता को दर्शाती हैं। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के सांसद की मांग को भारतीय संस्कृति पर हमला बताया है। देखिए, ताकत मिले, जीत मिले, बहुत अच्छी बात है, जीते हैं, लेकिन ये लोगों की बुद्धि ऐसी हुई तो प्रभु राम को ही रिप्लेस कर रहे थे। उस दिन तो उन लोगों ने अपने सांसद ही को प्रभु राम की तुलना कर दी थी। तो ये इससे कहते हैं कि पूरी मति भ्रष्ट हो गई है और ये अपने पतन की ओर बोलते ना, शुरू नहीं हुए कि खत्म होने की तैयारी हो गई। समाजवादी पार्टी भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास पर हमला करने से कभी नहीं चूकती। पहले रामचरितमानस पर हमला, अब सेंगोल पर हमला। कहते हैं कि सेंगोल को पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये राजा का दंड है। भाई, राजा का दंड था तो नेहरू जी ने क्यों स्वीकारा? और ये भारतीय संस्कृति, तमिल संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्या ये तमिलनाडु का अपमान नहीं है? क्या डीएमके इस अपमान को स्वीकारता है? अब आपको जानकारी देते हैं आज की आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। बजट को लेकर क्या है सरकार का प्लान और कैसा रहेगा बजट? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। जल्द ही आपको मोबाइल बिल के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। टेलीकॉम कंपनियां दरें बढ़ाने की तैयारी में है। हमें सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि ये दरें 15 से 20% तक बढ़ाई जा सकती हैं। डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं ये मोबाइल टैरिफ बढ़ने पर क्या डिटेल्स है? ये माना जाए कि मोबाइल पर बात करना अब महंगा होने वाला है? टेलीकॉम टैरिफ में बढ़ोतरी की बात लगातार हो रही है। टेलीकॉम कंपनियां भी बढ़ोतरी करना चाहती हैं, लेकिन इंतजार है कि कब होगा ये। खासतौर पे कि पहले ये कहा जा रहा था कि जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, लेकिन अब एक टेलीकॉम कंपनियों को एक नया ट्रिगर मिल गया है। स्पेक्ट्रम की नीलामी खत्म हो चुकी है। कंपनियों ने अपने 5G का रोल आउट किया था, कंपनियों को उसका मोनेटाइजेशन भी करना है। इसके साथ साथ कंपनियों को स्पेक्ट्रम की किस्तें भी चुकानी है। तो ऐसे में टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ में बहुत जल्दी बढ़ोतरी
कर सकती हैं। ये बढ़ोतरी पोस्ट पेड और प्रीपेड दोनों के अंदर होगी और इस बार जो बढ़ोतरी होगी वो हेडलाइन टैरिफ के अंदर होगी। अब तक जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो बेस टैरिफ, टेलीकॉम कंपनियों ने सिर्फ बेस टैरिफ जो है बढ़ाए थे और खासतौर पे अपने कुछ प्लान्स के अंदर उन्होंने रिजिक किया था, लेकिन इस बार आपको बढ़ोतरी हेडलाइन टैरिफ के अंदर आती हुई दिख सकती है। 15 से 20% की बढ़ोतरी आपको बहुत जल्दी ही टेलीकॉम टैरिफ में आते हुए दिखाई दे सकती है, जिससे कि आपके मोबाइल का इस्तेमाल करना महंगा हो सकता है। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। जून एक्सपायरी पर बाजार का जोश हाई रहा। बाजार ने तेजी का चौका लगाया। सेंसेक्स निफ्टी लगातार रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। निफ्टी पहली बार 24,000 के पार पहुंचा। वहीं इंट्राडे में सेंसेक्स 79,396 का और निफ्टी ने 53,180 का रिकॉर्ड स्तर छुआ। डिटेल्स लेते हैं सुमित मेहरोत्रा से। तो सुमित, आपसे जानना चाहेंगे कि आज किन शेयर्स में सबसे ज्यादा तेजी रही और क्या कहीं कोई सुस्ती भी थी? देखिए, पहले निफ्टी के टॉप गेनर देख लेते हैं। तो आज सीमेंट का भी दबदबा रहा। इसमें अल्ट्राटेक की एक बड़ी डील का इंपैक्ट रहा। अल्ट्राटेक में एल&टी इन्फोटेक माइंड 3.4% चढ़ा, ग्रासिम 3% ऊपर, एनटीपीसी करीब 3% के आसपास की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में एल&टी में प्रेशर, श्रीराम फाइनेंस, आइशर मोटर, डीवी स्लैब 0.5% के आसपास का ड्रॉप यहां देखने को मिला। मिड कैप में मैक्रोटेक डेवलपर्स में एक अच्छी खरीदारी थी। माजगांव डॉक एक बढ़िया रफ्तार के साथ 8% ऊपर रहा। कल्याण ज्वेलर्स और मैक्स हेल्थ केयर 4.5 से 5% की तेजी यहां देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में फैक्ट करीब 5% नीचे, एयू बैंक 4% नीचे, प्रेस्टीज एस्टेट 4% नीचे और इंडियन होटल करीब 4% बिकवाली यहां पर देखने को मिली। एफ&ओ में इंडिया सीमेंट आज लीड कर रहा था, 12% की तेजी। मन्नापुरम फाइनेंस 7.5%, अल्ट्राटेक 5%, बॉश में करीब 2.5% के आसपास का उछाल देखने को मिला। और गिरने वाले शेयरों में चंबल फर्टिलाइजर 4.5% नीचे, पीएनबी 4.5% नीचे, एयू बैंक करीब 4% नीचे और हेवेल्स 3-3.5% के आसपास का ड्रॉप यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक अच्छा सेशन, लेकिन मेजरली आज आईटी के दम पे ही मार्केट्स में अप मूव देखने को मिला। शुक्रिया सुमित इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। सीमेंट सेक्टर में बड़ी डील हुई है। अल्ट्राटेक ने इंडिया सीमेंट में 23% हिस्सा 1880 करोड़ रुपए में खरीदा है। डील पर ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधा जुड़ते हैं यतिन मोता से। तो यतिन, सबसे पहले जानना चाहेंगे अल्ट्राटेक और इंडिया सीमेंट की जो डील हुई है इसकी डिटेल्स क्या हैं? देखिए, मेगा डील अगर हम बात करें तो क्लियरली कंसोलिडेशन के फेज से भारतीय सीमेंट सेक्टर जो है जा रहा है। आज की बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट ने इंडिया सीमेंट में अपनी हिस्सेदारी खरीदी। कुल मिला के 23% हिस्सा इन्होंने खरीदा 267 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। इसका मतलब ये है 1880 करोड़ रुपए में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो है अल्ट्राटेक सीमेंट ने किया है इंडिया सीमेंट में। और इसके अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो लगभग $91 पर टन की ईवी पे ये सौदा होता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। जहाँ तक कि ट्रांजैक्शन का सवाल है, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है और किसी भी प्रकार की ओपन ऑफर या फर्दर एक्विजिशन की अभी तक की स्ट्रैटेजी अल्ट्राटेक ने नहीं बनाई है। लेकिन हम अगर इंडिया सीमेंट की बात करें तो एक शानदार साउथ का एसेट इनको हाथ लगता हुआ नजर पड़ रहा है। जहाँ तक कि दक्षिण भारत की सवाल है, अल्ट्राटेक अपनी मार्केट शेयर और प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। करंटली अल्ट्राटेक सीमेंट का लगभग 11% के आसपास का मार्केट शेयर आपको आता हुआ नजर पड़ रहा है। अगर हम वॉल्यूम के आधार पे मार्केट शेयर की बात करें तो क्लियरली अल्ट्राटेक सीमेंट इंडिया का मार्केट लीडर है 28% मार्केट शेयर के साथ। उससे आधे मार्केट शेयर पे अंबुजा सीमेंट है और सिंगल डिजिट मार्केट शेयर आपको दिखाई पड़ रहा है श्री सीमेंट और दालमिया सीमेंट जैसी छोटी कंपनियों का। ऑब्वियसली मार्केट स्केटर्ड दिखाई पड़ रहा है आपको। जहां तक कि सीमेंट फ्यूचर का सवाल है, FY25 में लगभग 42 मिलियन टन से ज़्यादा का आपको यहाँ डिमांड दिखाई पड़ रहा है। और अगर हम हाउसिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ से ही लगभग आपको 260 मिलियन टन का डिमांड आता हुआ नजर पड़ेगा। सीमेंट की ग्रोथ के अनुमान की बात करें, लुक्रेटिव है मार्केट और FY26 यानी अगले वित्तीय वर्ष की बात करें तो डबल डिजिट सीमेंट डिमांड ग्रोथ का अनुमान आपको गोल्डमैन सैक्स लगाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यतिन, अल्ट्राटेक और अदानी में सीमेंट सेक्टर में किंग बनने की जंग छिड़ गई है। ऐसे में कौन रेस में आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? तो देखिए, हम क्लियरली देखें तो अल्ट्राटेक भारत की नंबर 1 सर्वश्रेष्ठ सीमेंट कंपनी है। उसके बाद अंबुजा ACC जो अभी रिसेंटली गौतम अदानी ने एक्वायर की है, वो कंपनी नंबर 2 पे है। मार्केट शेयर और कैपेसिटी के लिहाज से देखें तो अभी करंटली कुमार मंगलम बिरला के पास अल्ट्राटेक सीमेंट, केशोराम, इंडिया सीमेंट रिसेंटली इस सारी चीज़ों का पोर्टफोलियो है। और अंबुजा सीमेंट की बात करें तो ACC सांगी और रिसेंटली उन्होंने 10,000 करोड़ के एक्विजिशन के साथ पेना सीमेंट में निवेश किया है। जहां तक कि कैपेसिटीज का सवाल है, करंटली 150 मिलियन टन से ज्यादा की कैपेसिटी कुमार मंगलम बिरला की फ्लैगशिप कंपनी अल्ट्राटेक के पास है
और गौतम अदानी की जो कंसोलिडेटेड सीमेंट कैपेसिटी करंटली लगभग 90 मिलियन टन के आसपास है। फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो टारगेट जो है अल्ट्राटेक का है लगभग 200 MTPA बनाने का, और अदानी ग्रुप का जो सीमेंट का कैपेसिटी लक्ष्य है वो 140 MTPA। तो बाय फार अल्ट्राटेक सीमेंट एक बड़ी कंपनी के रूप में दिखाई पड़ रही है, जहां ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन से अपना वो एक्सपेंशन कर रहे हैं। ACC अंबुजा की बात करें तो रीसेंट एक्विजिशन है, लगभग $6.5 बिलियन में इन्होंने ये एक्विजिशन किया अदानी ग्रुप की तरफ से। 13,000 करोड़ का कुल केपेक्स है, जहां वो कैपेसिटी बढ़ाएंगे। और सांगी सीमेंट और पेना सीमेंट, जैसे कि मैंने बात कहा कि लगभग 15-16 हज़ार करोड़ रुपए में रीसेंट एक्विजिशंस किए हैं। उसके सामने बिरला ग्रुप ने केशोराम और इंडिया सीमेंट में अपना जो है हिस्सा बढ़ाया है, और सीमेंट सेक्टर के अंदर आप क्लियर एक कंसोलिडेशन देख रहे हैं। शुक्रिया यतिन इस पूरी जानकारी के लिए। मार्केट रेगुलेटर सेबी की आज एक अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में FNO में शेयर की एंट्री के नए नियमों पर चर्चा हो सकती है। बैठक का पूरा एजेंडा जानने के लिए अब सीधा जुड़ते हैं मेरे सहयोगी यश जैन से। तो यश, बताएं इस इंपॉर्टेंट मीटिंग को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? काफ़ी इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग है, और बोर्ड इंपॉर्टेंट इसे ये बनाता है कि तकरीबन 3 बोर्ड मीटिंग के बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट एजेंडा आइटम्स इस बार देखने मिलेंगे। 6 बजे आपने जैसे बोला, सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच मीडिया को एड्रेस भी करेगी कि क्या अप्रूव हुआ है बोर्ड मीटिंग में और किसे अगली बोर्ड मीटिंग के लिए टाल दिया गया है। पर 3 इंपॉर्टेंट एजेंडा पॉइंट्स रहेंगे सेबी को इस बार डिस्कस करने के लिए अपने बोर्ड मीटिंग में। सबसे पहला ये रहेगा कि जो इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग कंपनीज की डीलिस्टिंग रेगुलेशंस है उसे डिस्कस किया जाएगा आज के बोर्ड मीटिंग में। हो सकता है, एक्सपेक्टेशन है कि उसे अप्रूव भी आज के बोर्ड मीटिंग में किया जाए। ये नवंबर के बोर्ड मीटिंग में भी डिस्कस हुआ था, पर तब सेबी ने कहा था कि हमारे पास ज़्यादा प्रीसीडेंट नहीं है जहां पे इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनीज ने डीलिस्टिंग का प्रोसेस किया हो, इसलिए हमें थोड़ा और डेटा चाहिए ये समझने के लिए कि यहाँ पे रेगुलेशंस क्या होने चाहिए। तो आज एक्सपेक्टेड है कि उस पर कुछ रेगुलेशंस फॉर्म किए जाए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनीज है जो एक डिस्काउंट पे ट्रेड करती है अपनी लिस्टेड सब्सिडरीज से। तो सेबी का इंटेंशन ये है कि जो डीलिस्टिंग होनी चाहिए वो एक इंट्रिंसिक और राइट वैल्यू पे होनी चाहिए उनके इन्वेस्टर्स के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि सेबी एक क्राइटेरिया डिसाइड करेगा FNO फ्यूचर्स एंड ऑप्शन स्टॉक के एंट्री और एग्जिट के लिए। यहाँ पे जो पैरामीटर सेबी कंसिडर करता है एंट्री और एग्जिट के लिए, उन्हें और टाइटन किया जाएगा। इंटेंशन सिंपल है कि जो स्टॉक ज़्यादा लिक्विड है, जहाँ पे मार्केट वाइड पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, वो स्टॉक्स की एंट्री होनी चाहिए, और जो स्टॉक्स लिक्विड नहीं है और वो पैरामीटर्स पे खरे नहीं उतरते, उनकी एग्जिट होनी चाहिए। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी IIFL की, और उनका कहना था कि तकरीबन 70 to 75 स्टॉक्स ऐड होने चाहिए, एलिजिबल होने चाहिए FNO कैटेगरी में आने के लिए, और अबाउट 18 to 22 स्टॉक्स एग्जिट होने चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहेगा। तीसरा जो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है मार्केट्स के लिए, वो है फिन्फ्लुएंसर्स, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स पे रेगुलेशंस। सेबी का इंटेंशन यहाँ पे ये है कि इनका जो रेवेन्यू मॉडल है उसे डिसरप्ट किया जाए, उसे रोका जाए। इसलिए सेबी अपने रजिस्टर्ड एंटिटीज़ जो म्यूचुअल फंड्स है, फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज है, उन्हें कहेगा कि किसी भी तरह का कमीशन, रिफरल फीस, प्रॉफिट शेयरिंग, इन सब चीज़ों से इन्वॉल्व नहीं हो जो कि अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स है उनसे। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे। देखना होगा 6 बजे क्या अप्रूवल के तौर पे आता है और क्या अगले मीटिंग पे पोस्टपोन होता है। शुक्रिया यश इस इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए। चलिए अब आपको दिखाते हैं CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। ई-कॉमर्स के जरिए एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए बजट में सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है। हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि नई एक्सपोर्ट प्रमोशन बॉडी और एक्सपोर्ट हब बनाने का ऐलान किया जा सकता है, जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स को अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने में मदद करेगी। इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स के लिए अब सीधा जुड़ते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, बताएं क्या है जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए सरकार बजट में बड़ा ऐलान कर सकती है। CNBC आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार इसके लिए एक एक्सपोर्ट प्रमोशन बॉडी का गठन कर सकती है जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में मदद करेगी। इसके अलावा एक डेडिकेटेड एक्सपोर्ट हब के भी गठन का ऐलान किया जा सकता है, जहां पर बड़ी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन अपने ACZ के तर्ज पर स्टॉक पाइलअप या इन्वेंट्री पाइलअप कर सकेंगी और वहीं से एक्सपोर्ट और री इम्पोर्ट भी कर सकेंगी। इस डेडिकेटेड हब की खासियत यह होगी कि यहां पर जो कस्टम क्लियरेंस होगा काफी फास्ट होगा, साथ ही साथ ग्रीन चैनल बनाए जाएंगे जहां से
पार्सल का मूवमेंट काफी तेजी से हो सकेगा। यहाँ पर वेरिफिकेशन जैसी बार बार चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट और डीजीएफटी ने एक खाका तैयार किया है कि आखिर तरह से इस ग्रीन चैनल को किस तरह से तैयार किया जाएगा। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की जो मार्केट एक्सेस स्कीम होती है, वहां पर भी सरकार जो एलोकेशन है उसको बढ़ा सकती है। अभी 200 करोड़ रुपए का एलोकेशन होता है, जहां पर जो कंपनियां होती हैं विदेशों में जाके इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स और एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करती हैं और अपने प्रोडक्ट्स का शोकेस करती हैं। लिहाजा इस अमाउंट को डबल या इससे भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो इन तमाम स्टेप से सरकार बजट में जो खासतौर से ई कॉमर्स के जरिए एक्सपोर्ट होते हैं उनको बूस्ट देने का बड़ा ऐलान करने की उम्मीद जताई जा रही है। शुक्रिया आलोक इस एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए। देश में एयरपोर्ट निजीकरण का तीसरा चरण जल्द शुरू हो सकता है। हमें मिली जानकारी के मुताबिक 11 एयरपोर्ट्स के लिए बोली मंगाई जा सकती है। डिटेल्स लेते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन बताएं, एयरपोर्ट निजीकरण का तीसरा चरण कब से शुरू हो रहा है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, सरकार अब तक एयरपोर्ट निजीकरण के 2 चरण कर चुकी है। अब तीसरे चरण का जो काम है उसे तेज किया जाएगा। चुनाव और बाकी कारणों की वजह से थोड़ा सा धीमा हो गया था, लेकिन अब नई सरकार बनने के बाद पहले 100 दिन के अंदर ही इस पर फैसला हो सकता है। और शुरुआत में करीब 11 एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जिनको कि टेंटेटिवली चुना गया है। हालांकि आखिरी फैसला कैबिनेट को लेना है, लेकिन इस बार जो खास होने जा रहा है वो ये है कि जो प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट्स हैं और जो नॉन प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट्स हैं उन्हें क्लब किया जाएगा। मसलन कि अगर कोई एक बिड करना चाहता है किसी प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट के लिए, तो उसे एक नॉन प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट को भी लेना पड़ेगा। जो टेंटेटिव नाम है उसमें भुवनेश्वर, इंदौर, रायपुर, त्रिची, अमृतसर, वाराणसी कुछ एयरपोर्ट्स हैं जिनको कि लाया जा सकता है प्राइवेटाइजेशन के लिए। इसके अलावा जो नॉन प्रॉफिटेबल छोटे एयरपोर्ट्स हैं उनमें कुशीनगर, गया या हुबली, औरंगाबाद जैसे जो कुछ एयरपोर्ट्स हैं वो भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। और इसके अलावा 2 एयरपोर्ट्स बेंगलोर और हैदराबाद में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुछ स्टेक्स बचे हुए हैं लगभग 13% के, उसे भी जो बेचने का काम है वो जल्द किया जा सकता है। कुल मिलाकर सरकार अगले कुछ दिनों में इसका प्रस्ताव ला सकती है और कैबिनेट के सामने इसे पेश कर सकती है। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। के बाद आपका स्वागत है। अगर आप नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो इस वक्त कार डीलर से मोलभाव जरूर कर ले। ऑटो डीलर्स के पास कारों की इन्वेंट्री बढ़ गई है, लिहाजा इसे क्लियर करने का दबाव भी है। इसी का नतीजा है कि इस बार फेस्टिव सीजन से काफी पहले ही कारों पर डिस्काउंट आने भी शुरू हो गए हैं। गाड़ियों के बढ़ते स्टॉक ने कार डीलर्स को चिंता में डाल दिया है। इस वक्त कार डीलर्स के पास 5 लाख से ज्यादा या करीब 50 से 55 दिनों का स्टॉक है। जिस क्रेडिट साइकिल का पालन डीलर्स करते हैं उसमें भुगतान ब्याज के साथ 60 दिनों में किया जाता है। ऑटो डीलर्स का संगठन फाडा इस बारे में ऑटो मैन्युफैक्चरर से बात करने जा रहा है। डीलर्स का कहना है कि या तो ऑटो कंपनियां ब्याज की लागत उठाएं या अतिरिक्त स्टॉक न दें। मूलतः सभी गाड़ियां काफी मात्रा में डीलर के यहाँ स्टॉक में, जब भी स्टॉक लेवल बढ़ता है तो मतलब ये हो गया बायर्स मार्केट हो गया। यहाँ पर आपको जो है कस्टमर कम है और गाड़ियां ज्यादा है, तो जब स्टॉक लेवल ज्यादा रहता है तो हमेशा कंज्यूमर को फायदा मिलता है। धीमी बिक्री और ओवर बिलिंग के कारण डीलरों के पास कारों का स्टॉक जमा हो रहा है। कुछ कार कंपनियां डीलरों के लिए क्रेडिट साइकिल बढ़ाने पर फाइनेंसिंग कंपनियों से बात कर रही है, लेकिन ज्यादा इन्वेंट्री का फायदा ग्राहकों को हो सकता है। कार निर्माता और डीलर्स आमतौर पर फेस्टिव सीजन या फिर दिसंबर में डिस्काउंट देते हैं, लेकिन इस बार डिस्काउंट का सीजन अभी से शुरू हो गया है। मारुति सुजुकी जिम्नी के जीटा वर्जन पर 50,000 तो अल्फा वर्जन पर 1.5 लाख रुपए का डिस्काउंट दे रही है। अगर आप जून में ग्रैंड विटारा खरीदते हैं तो इस पर करीब 65,000 की छूट ले सकते हैं। हुंडई की कॉम्पैक्ट एसयूवी वेन्यू पर करीब 30,000 रुपए का कैश डिस्काउंट है। एक्स्टर पर भी करीब 10,000 रुपए का डिस्काउंट चल रहा है। होंडा अमेज और सिटी के मॉडल्स पर 30,000 रुपए तक की छूट मिल रही है। इसके अलावा महिंद्रा की गाड़ियों पर भी आप अच्छे डिस्काउंट की उम्मीद कर सकते हैं। आप स्टार्ट करिए 30-35 हजार से 2 लाख रुपए तक के डिस्काउंट्स लंबे चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं, बल्कि इस बार तो शायद जो विन 23 की कुछ गाड़ियां हैं, कुछ आपको हर डीलरशिप पे कुछ ना कुछ वो मिल जाएंगी। जो 1.5 लाख से तो उनका डिस्काउंट ही स्टार्ट होता है, 1.5 से 2 चलता है। फाडा की रिपोर्ट के मुताबिक मई में पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री पिछले साल के मुकाबले करीब 1% कम थी, जबकि अप्रैल के मुकाबले करीब 10% कम।
अगर कारों की बिक्री में सुस्ती जारी रहती है तो इन्वेंट्री की स्थिति और खराब हो सकती है। हालांकि ग्राहक इस मौके का फायदा उठाकर डीलर से मोल भाव जरूर कर सकते हैं। रोहन सिंह, दिल्ली। दिल्ली में जल संकट विकराल होता जा रहा है और सियासी मोर्चाबंदी भी बढ़ गई है। आज एमसीडी के अंदर सदन में बीजेपी पार्षदों ने मटका लेकर प्रदर्शन किया। आप सरकार पर नाकामी का आरोप लगाया। सदन में जोरदार हंगामे के बाद एमसीडी सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। बीजेपी ने एमसीडी के बाहर भी पानी के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। केन्या सरकार ने टैक्स बिल को लेकर हुए उग्र प्रदर्शन के बाद जनता के सामने घुटने टेक दिए हैं। राष्ट्रपति विलियम रूटो ने टैक्स बिल को वापस ले लिया है। इस बिल के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए थे और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया था। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी संसद तक में घुस गए और जमकर हंगामा किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर फायरिंग की, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई। अब सरकार टैक्स कानून को वापस लेगी, इस तरह का ऐलान किया जा चुका है। साउथ अफ्रीका की टीम अफगानिस्तान को हराकर टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना चुकी है। अफ्रीकी टीम पहली बार किसी वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है। आज खेले गए सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 56 रनों से ऑल आउट कर दिया और सिर्फ 1 विकेट खोकर 8 ओवर्स पर और 5 गेंदों में ही लक्ष्य को हासिल कर लिया। फाइनल में पहुंचकर साउथ अफ्रीका ने अपने ऊपर लगे चोकर्स के टैग को भी काफी हद तक हटा दिया है। साउथ अफ्रीका 5 बार वनडे और 2 बार टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से बाहर हो चुकी है। आज टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड एक बार फिर से आमने सामने है। रोहित शर्मा की टीम इस वर्ल्ड कप में जीत के सिलसिले को जारी रखने और 2022 का बदला लेने के इरादे से उतरेगी, तो इंग्लैंड फाइनल में जगह बनाने के लिए। पिछली बार जब दोनों टीमें आपस में भिड़ी थी तब दोनों टीमों के कुछ दिग्गज खिलाड़ी टीम में मौजूद नहीं थे, लेकिन इस बार उन्होंने वापसी की है और इसलिए सेमीफाइनल में इन धुरंधर खिलाड़ियों के बीच एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में इंग्लैंड का भारत से 4 बार आमना सामना हुआ है। दोनों ही टीमों ने 2-2 मैच जीते हैं। हालांकि अब देखना होगा कि आज किसका पलड़ा भारी होगा। बाहुबली स्टार प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म कल्कि 2898 AD आज रिलीज हो गई है। इस फिल्म की कहानी काशी और महाभारत के दौर में भगवान के अवतार कल्कि के जन्म पर के संघर्ष से जुड़ी हुई है। 600 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म में माइथोलॉजी और साइंस फिक्शन का फ्यूजन बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। फिल्म में अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा के किरदार में है। फिल्म को बेहद पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म को साउथ के जाने माने डायरेक्टर नाग अश्विन ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में प्रभास और अमिताभ बच्चन के अलावा दीपिका पादुकोण, दिशा पाटनी और कमल हासन भी हैं। तो चलिए, मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बताते हैं आज कंज्यूमर अड्डा में क्या कुछ खास है। जुलाई का महीना शुरू होने वाला है, तो राशि और ग्रह के हिसाब से आप कैसे निवेश की रणनीति बना सकते हैं, इस पर देखिए हमारा स्पेशल शो निवेश का राशिफल विद चिराग दारूवाला शाम 5:57 पर। कि प्रायोजक हैं प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट, PI